अस्सलामुअलैकुम एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं यमन जौहरी। मैं हूं मोहम्मद उमर। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर। लियारी बगदादी में 5 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई, 7 अफराद जाम बहक, 8 जख्मी हुए, कई अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा है, जबकि इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। मलबा हटाने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इमारत के बाहर हजूम को हटाने के लिए पुलिस का लाठी चार्ज भी किया गया। कराची के इलाके लियारी बगदाद में 5 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई, 7 अफराद जाम बहक जबकि 8 जख्मी हुए हैं और कई अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। जबकि इमदादी कार्रवाइयों की बात की जाए तो ताहाल जारी है, क्योंकि मलबे से लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। मलबा हटाने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है और इमारत के बाहर हुजूम को हटाने के लिए भी पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया गया है, ताकि रेस्क्यू सरगर्मियां बेहतर तरीके से सरअंजाम दी जा सके, उनमें किसी किस्म की रुकावट न आ सके। कराची का इलाका लियारी बगदादी, जहां 5 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई, 7 अफराद जाम बहक, 8 जख्मी हुए हैं, जबकि अभी भी बहुत से अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा है। और इमदादी कार्रवाइयों की बात की जाए तो मलबा हटाने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इमारत के बाहर अवाम को हटाने के लिए पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज भी किया जा रहा है, ताकि इमदादी सरगर्मियां मुअस्सर तरीके से जारी रहें और मलबे तले जो लोग मौजूद हैं उन्हें निकाल लिया जाए। कराची के इलाके लियारी बगदादी में 5 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई है, जिसके नतीजे में 7 अफराद जाम बहक और 8 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि कई अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा है। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। मलबा हटाने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इमारत के बाहर हजूम को हटाने के लिए पुलिस का लाठी चार्ज। अहम खबर आपको दें, कराची के इलाके लियारी बगदादी में 5 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई है, जिससे 7 अफराद जाम बहक और 8 जख्मी हुए हैं। इलाका मकीनों का कहना है मुतासरा इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। इमारत में 10 से जायद फ्लैट थे। इमारत की हालत काफी मखदूश थी, अक्सर पत्थर गिरते रहते थे। बहुत खस्ताहाल बिल्डिंग थी और ना इसमें कोई पिलर सही का था, ना बीम सही का था। अक्सर आए दिन पत्थर गिरते रहते थे, ब्लॉक नहीं होते, वो गिरते रहते थे। हम मकीनों को बोलते थे कि भाई इनका कोई एक जिम्मेदार था, वो आता था हमारे पास। हमने बोला कि भाई ये खाली कराओ। 4-5 साल से बोल रहे थे खाली करो। मेरा भाई ये जानों का बच्चों अपने जानों को दुश्मन बने हुए हो। पता नहीं 20-25 होंगे, कितने होंगे, मैं कभी ऊपर गया नहीं हूँ, लेकिन ये कि उनके लोग आते थे यहाँ पे। इधर कोई नहीं था, उधर तो सेब है ना, सब उसका पता नहीं क्या सेब है कि नहीं। इसमें तो भाई बहुत सेब है, कम से कम 40-50 लोग होंगे। दूसरी जानिब इमारत को 2 साल कबल खतरनाक करार दिया था। मकीनों को नोटिस भी जारी किए थे। एडिशनल डायरेक्टर जनरल SBCA फरहान कैसर का कहना है इमारत से 4 खानदान मुंतकिल हुए थे। दीगर खानदान इमारत खाली करने पर राजी नहीं थे। जिला इंतजामिया ने भी इमारत खाली कराने की कोशिश की, मखदूश करार दी गई। इमारत को 2 साल के दौरान 3 नोटिस जारी किए गए थे। इमारत को 2 साल कबल खतरनाक करार दे दिया गया था। मकीनों को नोटिस भी जारी किए गए। एडिशनल डायरेक्टर जनरल SBCA फरहान कैसर का ये बताना है इमारत से 4 खानदान मुंतकिल भी हुए, जबकि दीगर खानदान इमारत खाली करने पर राजी नहीं थे। बराह रास्त लिए चलते हैं, सईद गनी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यहाँ रहने वाले तमाम लोगों को ये कहा जाता रहा कि वो इस इमारत को फौरी तौर पर खाली कर दें, लेकिन बदकिस्मती से हम उनको खाली नहीं करा सके और आज ये वाक़या और रूनमा हो गया। इसमें अब तक की जो हमारे पास मालूमात हैं उसमें 7 अफराद जहाँ बहक हुए हैं और 9 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं, जिनको हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन अब भी ये इम्कान है कि शायद कुछ लोग जो मलबा वहाँ से हटाया जा रहा है उसके नीचे होंगे। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला वो सब ठीक हों, ज़िंदा हों, ताकि हम उनको वहाँ से निकालें और अगर उनकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो उनको ट्रीटमेंट कराएँ। ऑपरेशन वहाँ हो रहा है। जो डिप्टी कमिश्नर साहब मेरे साथ बैठे हैं साउथ के, जावेद नबी खोसो साहब, ये सुबह से इस ऑपरेशन को देख रहे थे और चूँकि वो बहुत ही एहतियात के साथ किया जा रहा है, इसलिए कि खुदा न खास्ता जो हमारी मशीनरी है वो अगर हमने ज़्यादा तेज़ी से इस्तेमाल करने की कोशिश की तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ मलबे में जो लोग हैं वो हमारी मशीनरी से मुतासिर हो जाएँ। इसलिए आपको महसूस हो रहा होगा कि इस ऑपरेशन को ज़रा स्लोली किया जा रहा है। जो तरीक़ेकार होता है इनका रेस्क्यू का है वो हमारी मशीनरी से मुतासिर हो जाएं। इसलिए आपको महसूस हो रहा होगा कि इस ऑपरेशन को ज़रा स्लोली किया जा रहा है। जो तरीक़ेकार होता है इनका रेस्क्यू का
وہ اس کو فالو کر رہے ہیں اور کوشش ہماری یہی ہے کہ گنوری آپریشن جاری رہے گا. ابھی جیسے مغرب کے بعد اندھیرا ہو جائے گا لیکن وہاں پر لائٹس کا ارینجمنٹ کیا گیا ہے, جنریٹرز کا ارینجمنٹ کیا گیا ہے اور مشینری جتنی وہاں ممکن ہے جو استعمال ہو سکتی ہے اس کو کر رہے ہیں. آپ نے دیکھی ہوگی جگہ وہ شاید زیادہ مشینری بھی استعمال ہو جاتی اگر وہاں پہ اتنی اسپیس اویلیبل ہوتی کہ مشینری کو موو کر سکتے ہیں, لیکن وہ جگہ بہت چھوٹی ہے. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا اتفاق ہے کہ جہاں یہ بلڈنگ تھی اس کے سامنے ایک پلاٹ ہے بڑا جس کی وجہ سے مشینری وہاں پہ موو بھی کر رہی ہے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہ پلاٹ بھی نہ ہوتا اور وہاں پر بھی کوئی عمارت ہوتی تو شاید یہ جو ریسکیو کا کام ہے ہمارے لیے کرنا مزید مشکل ہو جاتا. اس میں جو لیاری کوارٹرز کا علاقہ ہے, بلکہ اس میں آپ کو پہلے ٹوٹل کو بتا دوں کہ جو ٹوٹل نمبر ہے کراچی میں جو خطرناک عمارتیں ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 588 ہے. 588 بلڈنگز ہیں جو خطرناک ہیں. اس میں سے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں 14 بلڈنگز ہیں, ڈسٹرکٹ سینٹرل میں 69 ہیں 69, کرنگی میں 18 ہیں, کیماڑی میں 24 ہیں, ملیر میں 5 ہیں, ویسٹ میں 2 ہیں اور ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں 456 ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اولڈ سٹی ایریا ہے, بہت پرانا علاقہ ہے, پاکستان کے قیام سے بھی بہت پرانی بلڈنگز یہاں پر ہیں, اس لیے یہ نمبر آپ کو بہت زیادہ نظر آ رہا ہے. اور صرف لیاری کے علاقے میں جو لیاری کوارٹرز میں نے بتایا وہاں 107 بلڈنگ ہیں. اور ابھی پچھلے کوئی 3-4 مہینوں میں ابھی میں نے ڈی سی صاحب سے نمبر لیے تو ہم کوئی 14 بلڈنگیں خالی بھی کرا چکے ہیں جو انتہائی خطرناک تھیں. ان کا نمبر ٹوٹل 22 ہے جو انتہائی ایکسٹریملی ڈینجرس ہیں, جو بالکل رہنے کے کسی طور قابل نہیں ہیں. ان کا نمبر 22 ہے. ان 22 میں سے 14 ہم خالی کرا چکے ہیں اور 8 میں مزید ہم کام کریں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جلدی کرا لیں گے. لیکن اس کے علاوہ بھی جو 51 میں شمار ہوتی ہیں بلڈنگز وہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم وہ بھی جلد از جلد خالی کروا لیں. اب اس میں دیکھیں کوئی شاید حکومت یا ادارہ یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ خدا نخواستہ اس قسم کے واقعات ہوں. ہم شاید سختی بھی کر سکتے ہیں, ہم پولیس کے ذریعے بھی, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ذریعے بھی, اپنی ایڈمنسٹریشن کے ذریعے بھی ان لوگوں کو جبری طور پر ان گھروں سے نکال بھی سکتے ہیں. لیکن بعض اوقات پھر یہی عمل جو ہمارا ہے میڈیا کے ذریعے ہی, سوشل میڈیا کے ذریعے ہی, یہ بہت نیگیٹیوٹی کی صورت میں سامنے چلا جاتا ہے اور تاثر ہی چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کو بے گھر کر رہے ہیں اور ان کو نکال رہے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر لوگوں کی جان بچانے کے لیے ہمیں ان کو بے گھر بھی کرنا پڑے تو شاید ہمیں کر لینا چاہیے. ان کے رہنے کا بندوبست فی الحال ہم کہیں کر دیں گے لیکن کم از کم ان کی جانوں کو محفوظ کر لیں. یہ بلڈنگ بھی اگر یہ ہمارے جو ادارے کے لوگ گئے تھے اگر اس وقت بھی جبری طور پر خالی کرا لی جاتی تو شاید یہ جو 7 افراد آج اس دنیا میں نہیں ہیں وہ زندہ ہوتے اور وہ شاید تکلیف میں ضرور ہوتے لیکن بہرحال ہم کو جان ان کی بچانے میں کامیاب ہو جاتے. اس میں جو کچھ برس پہلے تک کافی تفصیلی ڈسکشن بھی ہوا ہے. یہ جو پرانی بلڈنگز ہیں ان کو خالی کرانا اور پھر ان کے ارینجمنٹس کیا کیے جائیں کس طرح سے, کیونکہ اس میں بڑے لیگل ایشوز بھی آئیں گے. خاص طور پہ جو یہ اپارٹمنٹس جہاں بنے ہوتے ہیں وہاں کوئی ایک مالک تو ہوتا نہیں ہے, ایک پلاٹ ہوتا ہے چھوٹا سا, اس کے اوپر 20, 22, 24, 25 فلیٹس بنے ہوتے ہیں, وہ 20, 25, 24 جو ہیں وہ مالک ہوتے ہیں اس کے. اور کہیں پر وہ پگڑی والا ایشو بھی یہاں پر ہے اولڈ سٹی ایریاز میں. وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے کہ ہم ان کی جو اونرشپ ہے وہ کیسے ڈٹرمن کریں گے کہ کس کو کس طرح کا شیئر کس طرح ملنا چاہیے. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں جس کو حل کرنے کے لیے پچھلے سالوں میں کئی ہمارے میٹنگز ہوئیں. جو ہمارے پچھلے چیف سیکرٹری صاحب تھے سہیل راسپوت صاحب, انہوں نے کئی اجلاس کیے تھے. پچھلے جو کمشنر تھے ہمارے. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کراچی میں 5 منزلہ عمارت گرنے سے 7 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. اس وقت ہمارے نمائندے عامر فاروق متاثرین کے ساتھ موجود ہیں. متاثرین کے حوالے سے کیا کہنا ہے آئیے جانتے ہیں. جی میں لیاری بغدادی کی گرنے والی عمارت کے بالکل سامنے موجود ہوں. یہ ریسکیو کا کام چل رہا ہے. اس کے ساتھ ہی کمپاؤنڈ ہے, ایک متاثرہ فیملی ہے, ان سے ہم بات کرتے ہیں. ان کے بھائی کے کچھ یہاں پہ رہائش پذیر تھے بھائی ان کے. میرے کو بھائی کا فون آیا ملیر کوٹ سے کہ بھائی آپ بھاگو بلڈنگ ہل رہی ہے. تو میں نے کہا باہر نکلو میں آ رہا ہوں لینے کے لیے. تو یہاں پتہ پڑا جب آدھے راستے میں تھا بلڈنگ گر چکی تھی. بھائی نے بولا ہم بھاگتے ہوئے آئے لینے کے لیے, اس سے پہلے بلڈنگ گر گئی. اب ایک بھائی بچے کی لاش سیول میں پڑی ہوئی ہے. ابھی ہمیں 5 لوگوں کی تلاش ہے. یہ ایک متاثرہ فیملی تھی جو اسی ملبے کے سامنے یہاں پر انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پیارے ملیں, اور یہ اپیل کر رہے ہیں قوم سے کہ دعا کریں کہ ہمارے پیارے صحیح سلامت زندہ ہوں اور اس ریسکیو کے کام کے نتیجے میں بحفاظت ان کو باہر نکال لیا جائے. اچھا ریسکیو کے میں آپ کو بتاؤں کیونکہ خیال کی وجہ سے کہ کہیں کسی کو نقصان نہ پہنچے, شاول اور کرین اس طرح استعمال نہیں کی جا رہی.
बल्कि ड्रिल और कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, हथौड़ी भी इस्तेमाल की जा रही है। यानी जो बड़ा पत्थर है या बड़ी कोई दीवार है तो उसको तोड़कर फिर उसको निकाला जाता है, ताकि अगर मलबे में कोई लोग मौजूद हैं तो उनका कोई नुकसान ना पहुंचे। वेलकम बैक। लाहौर शाहतरा रेलवे स्टेशन से सियालकोट जाने वाली लासानी एक्सप्रेस पर मुसाफिरों का धावा। लासानी एक्सप्रेस की बोगियां कम, मुसाफिरों ने जगह न मिलने पर ट्रेन की छत पर कब्जा कर लिया। तालिब फरीदी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। तालिब, बताइएगा ये मामला है क्या? देखिए जी, आगे 2 छुट्टियां आ गई हैं और इस रूट पे जो है बलास्ता नारोवाल और सियालकोट ये जाती है। तकरीबन 3 से 4 बोगियां हैं, जबकि मुसाफिरों की तादाद जो है वो 8 से 10 बोगियों की थी। जिन मुसाफिरों को सीटें नहीं मिली उन्होंने छत पे कब्जा कर लिया। और कुछ मुसाफिर ऐसे भी थे, जैसे आप फुटेज में भी देख सकते हैं, कि जो इंजन का है बोगी है उसके ऊपर भी चढ़ गए हैं, और जिसमें ख्वातीन भी हैं शामिल, मर्द भी हैं, बूढ़े भी हैं। और ये तकरीबन हर वीकेंड पे जब भी कोई छुट्टी आती है लासानी एक्सप्रेस पे यही सूरत हाल होती है कि सैकड़ों मुसाफिर जो हैं अपनी जान खतरे में डालकर ट्रैवल करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे पुलिस और रेलवे इंतजामिया इन मुसाफिरों के आगे बेबस हो चुकी है। मुसाफिरों का कहना ये होता है कि जब तादाद इतनी है तो इसमें बोगियों की तादाद क्यों नहीं बढ़ाई जाती। कई बार मुतालबा भी किया गया है। एहसन इकबाल जो वफाकी वजीर हैं उन्होंने भी रेलवे के मिनिस्टर हनीफ अब्बासी से इस सिलसिले में बात की, लेकिन ताहाल ये मसला हल नहीं हो सका। और कुछ देर पहले ये लासानी एक्सप्रेस जब लाहौर शाहतरा रेलवे स्टेशन से रवाना हुई तो सैकड़ों मुसाफिर ऐसे थे जो छतों पे सवार होकर अपनी जान खतरे में डालकर जो है बरास्ता नारोवाल सियालकोट तक पहुंचेंगे। दूसरी बात ये कि इस रेल कार का टिकट जो है वो सस्ता है, 200 रुपए से लेके 500 रुपए तक है। तो ज्यादातर वो लोग सफर करते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बस जाएं या किसी और जरिए के साथ जाएं तो वो 1000 रुपए 1500 रुपए टिकट होता है, क्योंकि सस्ता तरीन टिकट है। इस वजह से रश जो है वो ज्यादा हो जाता है। लेकिन रेलवे इंतजामिया बोगियों की तादाद में इजाफा करने में ताहाल अभी तक नाकाम है। जी अच्छा तालिब, जैसे कि आपने बताया कि रेलवे इंतजामिया तो बोगियों की तादाद में इजाफा करने से नाकाम है, तो इसका ऑल्टरनेट क्या सोचा गया है? क्योंकि इस तरह से तो लोगों की जिंदगियां खतरे में नहीं डाली जा सकती। बिल्कुल जी, कई मुसाफिर जो हैं बेहोश भी हो चुके हैं पिछले दिनों। जो सुबह के टाइम यही सूरत हाल आने वाली ट्रेन का भी होता है। और कुछ ख्वातीन और कुछ बुजुर्ग ऐसे थे हफ्स और गर्मी की वजह से बेहोश हो गए थे। कुछ जो थे इंजन का वो जो साइड का हिस्सा होता है वो ज्यादा गर्म होने की वजह से जल भी गए थे। और इसकी बाकायदा तौर पर शिकायत भी जो है सीओ रेलवे को भी, हनीफ अब्बासी को भी मिल चुकी है। और डीएस रेलवे जो लाहौर के हैं जिनके अंडर ये आता है उनको भी इस बारे में आगाह किया गया, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारे पास बोगियां नहीं है। अगर बोगियों की तादाद बढ़ाते हैं तो दूसरी ट्रेनें जो दीगर शहरों को, जिसमें कराची जाने वाली है, पिंडी जाने वाली है, मुल्तान जाने, उनकी बोगियां जो है वो कम करनी पड़ेगी। तो वो बोगियां कम नहीं कर पाते क्योंकि बहुत सारी ट्रेनें जो है वो आउटसोर्स हुई हुई है। रेलवे के पास इस वक्त बोगियों की इंतहाई शॉर्टेज है। और ये सूरत हाल आप देख सकते हैं कि अहम रूट है, यानी कि लाहौर से सियालकोट बरास्ता नारोवाल जाते हैं, लेकिन इस पे अभी तक बोगियों में इजाफा नहीं किया गया। बोगियों में अभी तक इजाफा नहीं किया गया। तालिब फरीदी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सवात में सैलाबी रैली की नजर होने वाली 17 साल अब्दुल्ला को 8 रोज बाद भी तलाश नहीं किया जा सका है। अहले खाना पर सख्त तारी है। हमारे नुमाइंदे गजनफर वड़ाइच इस वक्त डस्का में नौजवान के घर पे उनके चचा उस्मान के साथ मौजूद हैं, और अहले खाना के तासुरात क्या है इस हवाले से ये उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा। जी सानिया, स्वात को हुए आज 8 रोज गुजर चुके हैं, मगर अहले खाना की नज़रें आज भी दरवाजे की तरफ जमी हुई हैं। मुतासरा ख़ानदान के 10 अफराद सलाबी रेला की नज़र हो गए, जिनमें से 9 अफराद की नाशें निकाल कर उनके बाई शहर डस्का रवाना कर दी गई, जिनकी सान्हें के अगले ही रोज़ तदफीन कर दी गई। मगर 17 साल अब्दुल्ला ताहाल लापता है। मैं इस वक्त अब्दुल्ला के घर में मौजूद हूँ, जहाँ पर अब्दुल्ला के चचा हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि इस काम को और तेज़ किया जाए ताकि अब्दुल्ला हमें जिस हाल में भी है मिल सके, ताकि जो उन 9 लोगों का गम है शायद अल्लाह इस शक्ल में थोड़ा तब्दील कर दे, हमें हौसला हो जाए, हमें सहारा हो जाए। अभी भी आप सबसे मेरी इल्तमास है, रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, कुछ भी कह लें कि हमें अब्दुल्ला की जो जिस हाल में भी है जल्द से जल्द जो है ना वो हमें रिकवर करके दिया जाए। दूसरी जानिब मुजफ्फराबाद में चलाने के मकाम पर कार दरिया नीलम में जा गिरी है। हादसे में कार सवार 6 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हुआ है। SDMA के मुताबिक 4 खवातीन और 1 मर्द की लाश
निकाल ली गई है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है मुजफ्फराबाद में, जहां पर कार दरियाए नीलम में जा गिरी है। हादसे में कार सवार 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 1 जख्मी हुआ है। SDMA के मुताबिक 4 खवातीन और 1 मर्द की लाश निकाल ली गई है। कराची के इलाके फिरोजाबाद में 13 करोड़ रुपए की डकैती का केस, अदालत ने तीनों टिकटॉकर्स मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड कालअदम करार दे दिया है। मुल्जिमान ने पुलिस रिमांड के दौरान तशद्दुद के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। अदालत ने निमरा, युसरा और शहरियार को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया था। नासिर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी नासिर, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जिस्मानी रिमांड दिया था मुल्जिमान का, जिसमें टिकटॉकर निमरा, सुनहरा और फिरोज शामिल थे, जिसके बाद शहरियार शामिल थे। इसमें अगर हम बताता चलूं कि पहले दिन जब रिमांड हुआ था तो उस वक्त निमरा ने जुडिशल मजिस्ट्रेट को ये कहा था कि तफ्तीश के दौरान जो है हम पे तशद्दुद किया गया है, तशद्दुद के निशान भी दिखाए गए थे, जिस पर अदालत ने रिमांड किए थे। ये तो टैटू बना हुआ है, जिस पर दोबारा उनके वकील ने, जो वकील सफाई थे, उन्होंने जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की रूबरू दरखास्त दायर की थी और उसमें बताया था कि तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। जिसके बाद अदालत ने इन टिकटॉकर्स का जो जिस्मानी रिमांड था वो कलअदम करार देते हुए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट आपका। पाकिस्तान का पानी रोका तो ये जंग के मुतरादिफ होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ECU सरबराही इजलास से खिताब। कहा, भारत की जानिब से पानी को हथियार बनाना इंतहाई तशवीशनाक है। पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के लिए लाइफ लाइन है। भारत ने एक दफ़ा की बुनियाद पर पाकिस्तान के खिलाफ बिला जवाज़ जारहियत की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान का पानी रोका तो ये जंग के मुतरादिफ होगा। अज़रबैजान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायजा। अहम इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। तमाम अहम शोबों में ताल्लुकात में बामानी पेशरफ्त के लिए मुश्तरका आज़म का आयादा। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, दिफा, तवानाई और सरमायाकारी में ताउन मज़ीद मजबूत करने की अहमियत पर जोर दिया। कराची में 5 मंजिला इमारत गिरने से 7 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। हमारे नुमाइंदे आमिर खान इस वक्त जाए वकुआ पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी आमिर, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है और इमदादी सरगर्मियाँ कहाँ तक पहुँची? मलबे तले मज़ीद दबे अफराद को निकाला जा सका है? जी, मैं इस वक्त लियारी में जहाँ बिल्डिंग गिरी है इसी मकाम पर कुछ फासले पर मौजूद हूँ और इस वक्त जो है वो रेस्क्यू का अमल जारी है और मुख्तलिफ हुकूमती और निजी रेस्क्यू इदारे जो है वो मलबे को हटाने का काम कर रहे हैं। और वजीर बल्दियात सईद गनी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि इस वाक़े में जो है वो 7 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और 8 से ज़्यादा जख्मी हैं और उन्होंने ये खदशा जाहिर किया है कि कुछ अफराद जो है वो मलबे तले जो है वो दबे हुए हो सकते हैं और इनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उन्होंने ये भी बताया कि पूरे कराची में जो है 588 मखदूश इमारतें हैं और सबसे ज़्यादा जो है वो ज़िला जनूबी में है और मखदूश इमारतों को खाली कराने के लिए जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो इक़दाम कर रही है। इस वक्त जो है वो मज़कूरा मकाम पर आवाम बहुत ज़्यादा जमा है और रेस्क्यू काम करने में जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना है। ताहम पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ मौजूद है और आवाम को जो है वो पीछे हटाया गया है और रेस्क्यू का काम जो है वो किया जा रहा है और रेस्क्यू इदारों की ये कोशिश है कि मलबे में अगर कोई अफराद मौजूद है तो उसे बाहिफाजत निकाल लिया जाए। जी आमिर खान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र का लियारी बगदादी में जाए वक़ुआ का दौरा वाक़े को अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत करार दे दिया। कहा, अवाम को सहूलियात फराहम करना हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। ये तो बुनियादी तौर पे तो जिम्मेदारी होती है, अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जिम्मेदारी है, हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को सहूलत मुहैया करें, लोगों को रिलीफ दें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये शहर ना सिर्फ कहते हैं वर्टिकल बढ़ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल भी बढ़ रहा है, वर्टिकल भी बढ़ रहा है। लोगों के पास कोई और चॉइस नहीं होती। लोग बाज़ औक़ात 40-40 गज की जगह पर, 60-60 गज की जगह पर 5-5, 6-6, 8-8 मंजिला इमारतें बन जाती हैं। अब आप देखिए ना कि पिछले 5 साल में इस शहर में 1 लाख इमारतें बनाई गई हैं और बाज़ इमारतें ऐसी हैं जो 40 गज की जगह पर, 60 गज की जगह पर मौजूद हैं और 8-8 मंजिला इमारतें हैं।
आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, भारत अपने पाकिस्तान मुखालिफ नजरियों को दुनिया के लिए नॉर्मल बना रहा है। बिलावल भुट्टो का अल जजीरा को इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा यह नया नजरिया पाकिस्तानी और भारतीय अवाम दोनों के लिए खतरनाक है। पाकिस्तान का माजी सिर्फ एक मुल्क का माजी नहीं बल्कि खित्ते के माजी की अक्कासी है। पाकिस्तान FATF के मुकम्मल मराहिल से गुजर कर यहाँ तक आया है। FATF ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों को सराहा है। भारत में होने वाले 2019 के दहशतगर्द हमलों में पाकिस्तान मुलव्विस नहीं। पाकपतन अस्पताल में 20 बच्चों की हलाकत, वज़ीर आला मरियम नवाज का एक्शन। CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल असगर और MSDHQ अस्पताल डॉक्टर अदनान गफार गिरफ्तार। DC पाकपतन को चार्ज छोड़ने का हुक्म कर दिया। अस्पताल के इक्विपमेंट के ऑडिट की हिदायत की। वज़ीर आला मरियम नवाज की पाकपतन आमद अस्पताल का दौरा किया। मरीजों ने इंतजामिया के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। दवाइयाँ टोटल नहीं मिलती अस्पताल में, दवाइयाँ डेस्परीन नहीं मिलती। कल हार्ट का मसला बड़ा, मैं काउंसलर हूँ, दवाई नहीं मिलती है जनाब। इतों बाहर मिलती है दवाइयाँ हमें नहीं सर। कल डेस्परीन की गोली में बाहर मोहल्ले में हार्ट का मसला। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि PTI के हवाले से जो भी तय होगा पार्टी के साथ मुशावरत की जाएगी। इससे पहले भी हम अपने फैसले सुना चुके हैं, बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत के मसले पर हालात रोज़ तब्दील हो रहे हैं और हमारी उस पर नज़र है, लेकिन एहतराम के साथ और वक़ार के साथ। तो इंशाल्लाह वही वतीरे हमारे बरकरार हैं। हम सियासत में बाहमी एहतराम का एक रिवाज रखते हैं और दूसरों के साथ और दूसरों को भी यही तरगीब देते हैं कि सियासत में इख्तलाफ रखा जा सकता है लेकिन एहतराम के साथ और वक़ार के साथ। तो इंशाल्लाह वही वतीरे हमारे बरकरार हैं। बाकी हुकूमत के मसले पे हालात रोज़ बरोज़ तब्दील होते जा रहे हैं और हमारी उस पर नज़र है। तो जो भी तय होगा पार्टी के मुशावरत। सेनेट में KP की 7 जनरल, 2 खातीन और 2 टेक्नोक्रेट की नशस्तों की पोलिंग का नोटिफिकेशन जारी। पोलिंग मोरखा 21 जुलाई 2025 को KP असेंबली में होगी। सानिया निश्तर की सेनेट से खाली करदा नशिस्त पर इंतखाबात के लिए इलेक्शन प्रोग्राम जारी। पब्लिक नोटिस 9 जुलाई, कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख 10 और 11 जुलाई होगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 16 जुलाई और पोलिंग 31 जुलाई को होगी। सेनेट में KP के साथ जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट की नशिस्तों की पोलिंग का नोटिफिकेशन जारी। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असेंबली की 77 मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। KP से कौमी असेंबली की 5, पंजाब से 11 खवातीन नशिस्तों पर बहाली का नोटिफिकेशन जारी। कौमी असेंबली की 3 अक़लियती नशिस्तों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इसके साथ न्यूज़ स्टूडियोज़ फिल वक्त इतना ही। विजिट कर सकते हैं express.pk। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।